कंसेप्ट, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, या लोग अजम्पशंस भी बोल देते हैं। अजम्पशंस क्या है ये सारा कुछ? अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, अजम्पशन, या इसका मतलब है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कह लो, कन्वेंशन कह लो, प्रिंसिपल्स कह लो, अजम्पशन कह लो, एक ही चीज के नाम है ये सारे। क्या ये वो चीजें हैं जो अज्यूम करके चली जाती हैं? ये अजम्पशन है विच कैन बी एज्यूम्ड, assumed to be followed while preparing accounts। जब आप अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, आप देखो कि मान के चला जाएगा कि इट हैज बीन फॉलोड। अगर मेरे को फाइनल अकाउंट दिए किसी के तो मैं मान लिया मैंने कि यस ये कंसेप्ट्स फॉलो हुए हैं, तो इसीलिए इनको अजम्पशंस भी कह देते हैं, कंसेप्ट्स कह देते हैं, प्रिंसिपल कुछ भी। कन्वेंशन मींस पुराने टाइम से, मतलब जब से अकाउंटिंग बनी तो ये चीजें सोच के चलते हैं हम लोग, यस कि इट हैज बीन फॉलोड। तो मीनिंग में नहीं जाना कि ये इनका मीनिंग एक ही है, कंसेप्ट, अजम्पशन। तो बस वो चीजें, वो मैटर जो अज्यूम करके चलते हैं जब कोई अकाउंट बनाता है, ठीक। तो ये रियलिस्टिक हों, लॉजिकल हों, ये जरूरी है, अंडरस्टैंडेबल हों, जिससे अकाउंट। अब देखो आप केरला, आप हरियाणा में हो या कोई राजस्थान में है या दिल्ली में, वो केरला चले जाए, आंध्र प्रदेश चला जाए, तो क्या उसकी स्टडी बेकार हो जाएगी? क्या उसने जो डेबिट क्रेडिट और ये जो अकाउंटिंग पढ़ी वो वहां काम आएगी? आएगी। क्यों काम आएगी? क्योंकि वो भी इन्हीं अजम्पशन, इन्हीं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकाउंट बना रहे हैं जो इधर पंजाब वाले, राजस्थान, दिल्ली वाले बना रहे हैं। इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी चले जाओगे तो अकाउंटिंग वहां भी यही है। कई बार एक स्टूडेंट आया, क्या सर आप कैश फ्लो पढ़ा रहे थे ना, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, फॉरेन में कोई मैडम पढ़ा रही थी कैश फ्लो, क्या सर वो भी ऐसी कर रही थी, एक्टिविटी ए बी सी ऐसी कर रही थी जैसे आप बता रहे थे? तो बिल्कुल वही करेगी, क्योंकि अकाउंटिंग जो है यूनिवर्सल यूज है, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। वही रूल यहाँ डेबिट क्रेडिट तो वहाँ भी डेबिट क्रेडिट होता है, वरना एक से दूसरे कंट्री में अकाउंट बनेंगे कैसे? मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर अकाउंटिंग अलग अलग होगी तो उसका सारे देशों में ब्रांचेज हैं उनकी मल्टीनेशनल कंपनी की, तो वो क्लब करके कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाएगी कैसे? एक अगर रूल ही अलग अलग हुए तो ऑलमोस्ट सभी कंट्री के रूल सेम हैं। थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे और उनमें जहां जहां फर्क है वो आपको सीए फाइनल में पढ़ा दिया जाएगा। आप यहां तो नेम पढ़ेंगे फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में करीब हाफ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, अराउंड 18। बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अप टू 29 वो सीए फाइनल में पढ़ेंगे, और सीए फाइनल में इंटरनेशनल कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो वो बता दिया जाएगा कि हमारे यहाँ क्या है, यूके यूएस में क्या है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, बस वो डिफरेंस आप अपडेट करो। अगर आपको यूके यूएस जाना पड़ गया तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो आपने पढ़े हुए हैं, बस उसको आप अपडेट करके आप वहां पे भी काम करेंगे। बड़े लोग सीए करके, मेरे एक आर्टिकल थी संगीता नाम से, वो भी आजकल फॉरेन में है, तो वहां पे काम कर रही है, वो मैरिज होगी उसकी फॉरेन में ही और वहां पे वर्किंग कर रही है डेनमार्क साइड में। तो क्या दिक्कत है? वो फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग सेम है। तो इसलिए ये रूल यूनिवर्सल ना होते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होते तो स्टडी बेकार हो जाती, हम वो कहीं और जाके काम करने लायक ना रहते। तो ये अजम्पशंस, प्रिंसिपल जो मान के चला जाता है बिजनेस में, अब नहीं हमेशा से, तो वो अजम्पशन कौन सी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन यूजर को तो ही दे पाओगे, ये प्रेडिक्शन सही तो हो पाएंगी। फर्स्ट है एंटिटी कंसेप्ट, मीनिंग में जाना है बस आपने, हालांकि आपने काफी इनमें से चीजें पढ़ी हुई हैं। बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है एंड बिजनेस, उसकी जो दुकान है, आर टू डिफरेंट एंटिटी, डिफरेंट एंटिटी। याद रखना, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर बिजनेस, फॉर बिजनेस ओनली।
अकाउंट बिजनेस के लिए बनते हैं ना कि बिजनेसमैन के। रमेश कुमार प्रोप्राइटर है तो अपन लिखते हैं क्या बैलेंस शीट ऑफ रमेश एंड हम लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ रमेश कुमार एंड सन्स, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल ऑफ रमेश कुमार एंड सन्स, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस की बन रही है ना कि बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन भी बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाई व्हेन प्रोप्राइटर इज ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर बिजनेस का ओनर है, देन ऑल्सो हिज कैपिटल इज शॉन एज लायबिलिटी, उसकी कैपिटल लायबिलिटी साइड में क्यों लिखते हैं ये आपसे पूछ रहा है। When he is owner of the business, तो आप आंसर देना सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कि बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस की बन रही है तो बिजनेसमैन लायबिलिटी में क्यों आता है when he is owner, तो क्योंकि बिजनेस के लिए तो वो भी क्या एक लायबिलिटी, बिजनेस ने तो पैसा मालिक को भी देना है और जिसका पैसा लगा है बिजनेस में प्रॉफिट वो वही लेगा, तो बिजनेस का ड्यू और बढ़ जाता है प्रॉफिट जुड़ के। तो इसीलिए बिजनेसमैन एंट्री नहीं कर रहा है, एंट्री कौन कर रहा है, जर्नल कौन कर रहा है, अकाउंट कौन बना रहा है, बिजनेस बना रहा है। ऐसी मालिक ने पैसा लगाया तो बिजनेस एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस को आ रहा है, किससे आ रहा है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, मालिक से आ रहा है। यानी कि अकाउंट किसके बनते हैं, बिजनेस के ना कि बिजनेसमैन के। मान लो 10,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, यानी बिजनेसमैन के अकाउंट नहीं बिजनेस के हैं। तो बिजनेसमैन जो पैसा लगा रहा है तो वो भी लायबिलिटी में बिजनेस दिखाता है। तो इसने 10 लाख रुपए लगा दिया, बैलेंस शीट की एसेट में क्या आ जाएगा, डेबिट 10, और प्रोप्राइटर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 10। प्रोप्राइटर ने ड्राइंग कर ली, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1 की टू बैंक, आपने ड्राइंग कर ली 1 की, तो बिजनेसमैन पैसा ले गया, तो बिजनेस ने पैसा दिया तो क्रेडिट बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और मालिक की कैपिटल डेबिट ना करके ड्राइंग डेबिट करते हैं। ये कैपिटल में क्या हो जाएगा, एडजस्ट। यानी जो बैलेंस शीट बनेगी वो कैसे बनेगी, प्रोप्राइटर की, बैंक 10 में से 1 कम करके 9 रह गया, कैपिटल 10 की थी उसमें से ड्राइंग एडजस्ट कर दो, नेक्स्ट एंट्री करना चाहो तो क्या बनी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, 1 कम होके कितना, 9। मैं कह रहा हूं 2 का फर्नीचर खरीद लिया तो क्या एंट्री करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 कैश, कैश या बैंक जो भी है, बैंक द गिवर भी हो सकता है या कैश व्हाट गोज आउट भी हो सकता है। कैश जा रहा है तो कैश व्हाट गोज आउट, और अगर बैंक है तो बैंक द गिवर, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, हम बात करेंगे। तो यहां बैंक बैलेंस कितना रह जाएगा, 9 था, 2 कम होके कितना, 7। फर्नीचर कितने का आ जाएगा, 2 का। तो मेरा ये कहना है कि बिजनेसमैन भी बिजनेस के लिए क्या एक लायबिलिटी, क्यों, एंटिटी कंसेप्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है बिजनेस की, बिजनेस ने जिसको भी देना है इंक्लूडिंग ऑनर वो लायबिलिटी में शो होता है। तो मालिक द गिवर है, इसलिए कैपिटल का पैसा क्रेडिट हो रहा है। ओके, चलो देखते हैं। एंटिटी कंसेप्ट ये है। एक दो स्टूडेंट मैं पर्सनल प्रॉब्लम ले लूंगा अगर कोई डाउट हो रहा, क्योंकि क्लास फिर आगे नहीं चल पाएगी, वही टॉपिक पे ही आप रुकें। आपको कोई भी डाउट है वो वीडियो को रिप्ले किया करो, जो वीडियो मैंने आपको क्लास देते हैं हम उसका रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो रिकॉर्ड को रिप्ले करो, दोबारा देखो, फिर भी डाउट ना क्लियर हो फिर पूछो। कई बार तो वो रिप्ले में आप देखोगे तो वो कंसेप्ट रिपीट हो जाता है कई बार। और जो वेंडर अकाउंट आप कह रहे हैं प्रॉब्लम के अंदर, वो मैंने नॉलेज के लिए बनाया था, उसके लिए हार्ड परचेज का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक बार वेटिंग में रखो, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्योंकि जो वेंडर अकाउंट है उसके लिए फिर मुझे हार्ड परचेज का चैप्टर करना पड़ेगा, फिर उसके इंटरेस्ट कैसे लगता है वो बताना पड़ेगा, तो वो एक हार्ड परचेज का चैप्टर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। जल्दी इंटरमीडिएट की क्लास फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, उसमें पूरा चैप्टर कर लेना आप लोग। चलो, तो ये क्या कहता है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे चलती है, कैपिटल अकाउंट, मशीन अकाउंट वो बता रहा है, ड्राइंग ये बता रहा है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसके बाद आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट,
मैं कभी कभी कुछ आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक ले लेता हूं, बट वो डिटेल में नहीं ले सकता। जैसे पार्टनरशिप चल रही है, मैं कभी कभी चेक बाउंस होने का केस ले लेता हूं पार्टनरशिप लॉ में, तो वो नेगोशिएबल एक्ट है। नेगोशिएबल एक्ट अपने आप में एक सिलेबस है, इंटरमीडिएट में आएगा। अब आप उसी की टर्म्स पे बढ़ते जाओगे तो फिर हम इससे हटके नेगोशिएबल करने लग जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। आप अकाउंट पढ़ते हैं तो अकाउंट में कभी कभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रीफ, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे को लगता है कि वो नहीं समझ आया, वो करवाने का मतलब, अब कैश फ्लो का मैंने एग्जांपल ले लिया, कोई टर्म वैसे यूज कर दी, तो अब आपको कैश फ्लो समझाना उस टॉपिक को छोड़ के उस पे लग जाने में बड़ी दिक्कत है। फिर वो आपका जो मेन टॉपिक चल रहा है उससे आउट हो जाएंगे। तो वो कभी कभी हम उसमें एग्जाम्पल सेट करने के लिए ले लेते हैं, पर वो डिटेल नहीं कर सकते, वो हमें ब्रीफ में ही लेना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वर्ड यूज हुआ लॉ में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैं लेके नहीं बैठा, क्योंकि अगर उसको डिफाइन करने बैठूंगा तो फिर पार्टनरशिप लॉ कैसे चलेगा, उसके लिए वेट करनी होगी। पार्टनरशिप एक्ट के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे आएंगे तो वो हो जाएगा। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको जी सेल ऑफ गुड्स का भी बता दो क्या है, ये क्यों बना, तो फिर वो तो पूरा एक्ट ही है, तो इसलिए आपको वेट करना होगा। अब इस टॉपिक में एक इंप्लॉयड अथॉरिटी का पॉइंट आ गया, ब्रीफ बताया मैंने, हालांकि कुछ लोगों को डाउट रहा होगा इंप्लॉयड अथॉरिटी क्या कर सकता है क्या नहीं, बताओ। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ये है, तो वो करेंगे तो कवर होगा। अब मैं यही इंप्लॉयड अथॉरिटी की क्लास लगा दूंगा तो पूरी एक क्लास लगती है उस पर, इंप्लॉयड अथॉरिटी पे कैसे उसको डिटेल में डिफाइन करें, तो उसके लिए वेट ही करना पड़ता है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की टर्म्स यूज होती हैं। हमने डेप्रीसिएशन किया तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं किया, वो PPAS 10 है इंटरमीडिएट में। हम अपने नोट्स की बात करें तो 34 पेज के नोट्स हैं, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट AS 10 के। एक दिन एक बंदा क्वेश्चन डाल रहा था कि कंपोनेंट बेस्ड डेप्रीसिएशन कैसे लगता है, तो CA इंटर में पूरे न्यूमेरिकल के साथ है कि AS 10 में डेप्रीसिएशन लगता है कंपोनेंट वाइज, कि अगर AC है ना तो उसका देखो मोटर कितने की है, इंडोर बाकी जो कॉइल बोलते हैं वो कितने का है, कंप्रेसर कितने का है, कंपोनेंट वाइज डेप्रीसिएशन लगाओ। AS 10 कहता है PP, और एक पार्ट खराब हो जाए तो उसकी वैल्यू एक्सक्लूड करो, नए की जोड़ो। अब ये डिटेल, उसमें प्रेजेंट वैल्यू का भी इशू है कि जब खरीदी थी तो वैल्यू, पैसे की वैल्यू कम ज्यादा भी तो होती है, वो सारी प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट लगते हैं। तो मैं उसे रिप्लाई नहीं दे सकता था यहाँ, उसके लिए क्या है, फिर मुझे इंटरमीडिएट के टॉपिक में लेके जाना पड़ेगा। और प्रेजेंट वैल्यू ही नहीं आता, अभी तक आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं सीखा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें। जैसे आप गुडविल पढ़ते हो ना, सुपर प्रॉफिट के बेस पे 4 ईयर परचेज +2 में 12,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर परचेज 48 गुडविल, वो गलत है एक्चुअल में। 48 कोई नहीं देगा, इंटरेस्ट काटना है। अब वो इंटरेस्ट कैसे कटेगा, ये कंसेप्ट आपको करना पड़ेगा, एनुटी मेथड। तो मैं हर जगह वो डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक ये जो अकाउंटिंग है ना बड़ी वास्ट है। जैसे ये समझ लो +1 +2 के अंदर तो वैसा है कि जैसे बच्चा ना वो एक पोखर या वो छोटे कुएं के अंदर मेंढक होता है, तो एक दिन उसके पास कोई पानी के साथ बहता हुआ किसी समंदर से एक मेंढक आ जाता है। वो बताता है यार यहाँ तो कोई पानी नहीं है यार, हमारे वहाँ तो इतना पानी है। और वो जो पोखर या वो कुएं का मेंढक होता है ना, उसने तो दुनिया उसकी तो यही है, उसने तो कोई सुना ही नहीं, छोटे से एरिया में रहता है, उसे लगता है ऐसे ही फेंक रहा है, ऐसे ही मार रहा है, इससे ज्यादा पानी कहीं हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पानी। वैसा ही है +1 +2 BCom तक जब बच्चा रहता है ना, तो उसे लिमिटेड चीजें बताई जाती हैं और उसे लगता है कि इसके बाद और कुछ है ही नहीं। वो क्वेश्चन कर लिए, मार्क्स 100 आ गए, उसे लगता है जी आई एम मास्टर। और जब वो आगे के लेवल में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बातें करता है, फिर जाके पता लगता है अच्छा अकाउंटिंग में इतना कुछ है। अभी आप डेप्रीसिएशन देख लो और +1 वाला डेप्रीसिएशन देख लो, कंसेप्ट पूरे ही नहीं होते। सम ऑफ डिजिट मेथड, अभी तो सिंकिंग फंड हमारा कट गया यहाँ, या एनुटी मेथड, इंटरेस्ट कवर, डेप्रीसिएशन की रेट के फॉर्मूले कैसे बने हैं। तो बहुत कुछ आप ऐसा पढ़ लेते हैं जो आपको अब आके लगता है कि वहां तो कंप्लीट ही नहीं था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर रहे थे जबकि वो खत्म हो चुका है। मींस बहुत कुछ है। आप अभी स्टॉक का चैप्टर देखेंगे, जो स्टॉक वैल्यूएशन है उसमें कॉस्ट निकालने के 10 मेथड हैं, और आप पढ़ते थे कॉस्ट और नेट मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, खत्म, स्टॉक की वैल्यू आ गई। कॉस्ट निकालना कितना मुश्किल है आपको पता लगेगा। और स्टॉक 31 को गिना ना जाए तो क्या होगा, फंक्शन आ गया, आप स्टॉक काउंट ही नहीं कर पाए, तो स्टॉक को फिजिकली काउंट करना है, पूरा चैप्टर है।
तो काफ़ी क्वेश्चंस टिपिकल क्वेश्चंस के साथ, तो बहुत वास्ट है। आप जो भी टॉपिक करते हैं ब्रीफ पढ़ते हैं, पर मेन टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करो क्योंकि वो बहुत वास्ट चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे चैप्टर आएगा कवर होंगी। चलो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कहता है जो मनी में मेजर हो नहीं सकता उसे इग्नोर करो। एवरीथिंग इन बिजनेस which can be measured in money, which can be measured in money, जो मनी में, जो भी बिजनेस में कोई चीज है which can be measured in money can be recognized in books, recognized in books of account, books of account। तो recognize का मतलब बुक्स में लिखने से है, recognize वर्ड का मतलब राइटिंग डाउन इन बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स में रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है। रिकॉर्डिंग, बुक्स में वो चीजें लिखते हैं जो मनी में मेजरेबल हो, जो मनी में मेजरेबल नहीं उन्हें इग्नोर कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कंसेप्ट मनी मेजरमेंट यही कहता है कि जो चीज मनी में मापी ना जाए, मेजर ना हो, उसे छोड़ दो, जो मनी में मेजरेबल है वो लिखो। जैसे कि इंटेलिजेंसी, सेटिस्फैक्शन, स्मार्ट होना, स्मार्टनेस, ये सब सेटिस्फैक्शन, इंटेलिजेंसी या स्किल्ड होना, क्या इन चीजों को मनी में इवेल्युएट किया जा सकता है? नॉर्मली नहीं। देखो, एक कंपनी के वर्कर बड़े सेटिस्फाई हैं अपने काम से, तनख्वाह से, और वैसी एक और कंपनी जिसके वर्कर सेटिस्फाई नहीं है, वो कहते हैं जी, गालियां देते हैं मैनेजमेंट को, ओनर को, पीछे से काम कर रहे हैं। ऐसे आदमी कभी अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे सकते कि हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर एमोल्यूमेंट्स, आपकी सैलरी से वो सेटिस्फाइड नहीं। तो सेटिस्फाइड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट लाएंगे। एक बिजनेस की सक्सेस उसकी वर्क फोर्स पे डिपेंड करती है। तो ये चीजें भी बिजनेस की एसेट हैं। अब मान लो मार्केटिंग के बंदे हैं, बड़े स्मार्ट हैं, हाइट अच्छी, स्मार्ट हैं, और दूसरे वाले ऐसे नहीं हैं, तो इससे फर्क पड़ता है। जितने वो स्मार्ट होंगे, जितने वो वेल टू डू होंगे बात करने में, इंटरेक्ट करने में, उतने ही रिजल्ट अच्छे होंगे। पर क्या इस चीज को मनी में लिखा जा सकता है एसेट में? नहीं। स्किल्ड होना ना होना, पर इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। इन सब चीजों को, इंटेलिजेंसी, सेटिस्फैक्शन, स्मार्टनेस या स्किलनेस को, तो इन चीजों को मनी में मेजर नहीं करते, इसलिए लिखा नहीं जाता। जबकि लिखना चाहिए, कोई तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये भी बिजनेस की असेट होती हैं। पर क्या करें, अगर इनको असेट में लिखने लगे ना, तो पता लगे यही असेट होगी बिजनेस में बहुत ज़्यादा, इनको इवेल्युएट करना मुश्किल है। गुडविल की तरह इसके मेथड अभी डेवलप नहीं हुए। गुडविल भी एक इंटेंजिबल असेट्स है, पर उसको फिर भी प्रॉफिट से लिंक करके इवेल्युएट कर लिया जाता है। मेथड्स अवेलेबल हैं, हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन आती है कई बार, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वैल्यू हो जाती है। लेकिन इसके अभी कोई मेथड डेवलप नहीं हुए, इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? और मनी का मतलब भी क्या है? जैसे आपकी रिपोर्टिंग करेंसी, जिसके आप अकाउंट बना रहे हो, जो रिपोर्टिंग करेंसी है वो रुपीज है। अगर आप इन इंडिया हो तो आपके डॉलर को, डॉलर या पौंड में जो ट्रांजैक्शन है उनको भी रुपीज में कन्वर्ट करो। ऐसे नहीं चलेगा। $1000 का आपने किसी से सेट परचेज की क्रेडिट बेस पे, तो आप बुक्स में ऐसे ही लिख दो मशीन $1000 और इधर से वेंडर लायबिलिटी में $1000 नहीं। बैलेंस शीट का टोटल कैसे होगा? इग्नोर इट। इसको रुपीज में कन्वर्ट करो। उस दिन डॉलर कितने का चल रहा है, अब ये डॉलर कितने का चल रहा है, इस पे भी बहुत बड़ी कहानी है। AS11 है पूरा इस पे इंटरमीडिएट में पढ़ने को, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का। क्योंकि पंगा ये है कि आपने जिस दिन मशीन परचेज की वेंडर से, उस वक्त $1 80 का था। मान लो 80,000 की एंट्री कर दी आपने, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू वेंडर। ये आपने मशीन खरीदी 1 जुलाई 19 में, मान लो $1000 की। उस वक्त $1 80 का चल रहा था, 80,000। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब बैलेंस शीट बनने लगी ना मार्च 20 में, $1 83 का हो गया।
अब इसका क्या करें, इस पे पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का, वो बताएगा। ये असेट है, इसलिए वेंडर को जो देने हैं वो बढ़ गए। बैलेंस शीट में आप रुपीज में वेंडर लिखोगे मार्च 20 में, तो यहां वेंडर जो है $1000, लेकिन $1 83 का हो गया, 83,000 देंगे। आई देंगे तो 83 ही देने पड़ेंगे। जब खरीदी थी तब तो 80 लग रहा था, तो वेंडर को 3000 बढ़ाना होगा। 3000 रुपये वेंडर की लायबिलिटी और बढ़ा दी, 80 से बढ़ के 83। डेबिट किस में करो, अगर तो ये क्रेडिटर होते, दुकान का परचेज होता, तो ये लॉस P&L में जाता, क्योंकि परचेज में आपने 80 डाला, जबकि अब 83 देने हैं वेंडर को। 3000 रुपये परचेज और ना करके लॉस में डेबिट कर देते। लेकिन अगर मशीन का मामला है तो मशीन में ही जोड़ दो। मशीन महंगी कर दी जाती है, हर चीज रुपये में वैल्यू होती है। अब ये कंसेप्ट में ज्यादा नहीं जा सकते आप, क्योंकि इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए मुझे AS 11 ही करवाना पड़ेगा आपको। क्योंकि खरीदा क्या है, कोई सैलरी के पैसे ड्यू हैं कि सामान के ड्यू हैं कि मशीन के ड्यू हैं, ये पूरा कंसेप्ट है नीफो ईफो का, इंटरमीडिएट में हम करवाते हैं। नहीं पढ़ोगे जब तक पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना, आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लो, बेकार है वो, तब तक बेकार है जब तक आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से ना पढ़ लो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना तो बच्चे +1 +2 में पढ़ते, नेम तक नहीं याद होते उनको +1 +2 में, इवन टीचर्स को भी नहीं याद होते नेम तक। और दूसरा, नेम याद कर भी ले, उसके अंदर क्या क्रक्स है वो सिलेबस में नहीं है, ना BCom के ना MCom के। बच्चे पढ़ते नहीं थ्योरी में, बस वो मीनिंग पढ़ के छोड़ते चलते हैं। तो इसको हम CA के सिलेबस में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, पूरे इंडिया के लोग फॉलो करते हैं, पर बना कौन रहा है, कौन फॉर्म करता है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बना के सरकार को देता है। तो मैटर ऑफ प्राइड उसी ICAI जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल मीटिंग में ICAI। अलग अलग कंट्री के अकाउंटिंग बॉडी इकट्ठे होके कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसमें हमारा ICAI जाता है इंडिया की तरफ से। और ये यूनिवर्सिटीज जहां से लोग BCom और ये कर रहे हैं बोर्ड, ये तो फॉलोअर है, ये तो फॉलो करते हैं ICAI के गिवन रूल्स को। तो ICAI फॉर्म करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CA के सिलेबस में न्यूमेरिकल के साथ कवर होते हैं। तो चलो मैंने बता दिया, अगर ये परचेज टू क्रेडिटर होती तो ये नुकसान कहां चला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में। असेट है तो असेट में ही जोड़ दिया जाता है, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख लो कि अगर हम डॉलर में, पौंड में कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो रुपीस में कन्वर्ट करके लिखनी पड़ेगी। एक पार्टनर घर से पुराना फर्नीचर उठा लाया तो आप उसे फर्नीचर काउंट डेबिट टू कैपिटल करोगे। 4 चेयर ले आया, उसने यही लिख दिया 4 चेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या ये पॉसिबल है? बैलेंस शीट में कैपिटल दिखेगी इतने रुपए +4 चेयर, और असेट्स में टोटल बैलेंस शीट का इतने रुपए +4 चेयर, पॉसिबल है? नहीं। तो आपका अकाउंटेंट कहेगा मालिक को, सर ऐसे नहीं होता, इस चेयर की वैल्यू बताओ। मालिक कहता पुरानी चेयर की वैल्यू का क्या पता। तो अकाउंटेंट कहेगा छोड़ दो, फिर नहीं करते एंट्री। या फिर मार्केट में एक्सपर्ट से आइडिया ले लो, फर्नीचर वाले से, कि पुरानी चेयर कितने की होंगी, तो उसने बता दिया देख के 3000 की होंगी, तो बस 3000 की एंट्री करो। तो जो चीज मनी में मेजरेबल नहीं उसे इग्नोर कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है, क्योंकि बिजनेस में इंटेलिजेंट वर्कर, स्किल्ड लोग, ये भी असेट होते हैं, इनको भी लिखना चाहिए। इन्फोसिस कंपनी ने कई बार अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को असेट में बताया है लोगों को नॉलेज के लिए, कि हमारे सेटिस्फाइड और इंटेलिजेंट स्टाफ मेंबर हमारे इतने रुपए की असेट के बराबर हैं, इस तरह। तो पर इंडिया में अभी ये कंसेप्ट चल नहीं रहा। शायद आने वाले टाइम में गुडविल की तरह इन असेट्स को भी इवेल्युएट करके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाए। टिल द डेट ऐसा नहीं है। ओके, जो मनी में मेजर नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट आता है इसमें पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ये क्या कहता है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट आता है, ये कहता है, चलो एक बंदा आया आपके पास, क्या सर मेरे प्रॉफिट ढूंढ दो। आपने कहा ठीक है ढूंढ दूंगा। आप कहते हैं आपको काउंटिंग आती है? आपने कहा आती है। कहते प्रॉफिट ढूंढ दो। आपने कहा सबसे पहले आप क्या कहोगे?
अब उसे पूछोगे किस साल के कहां से कहां तक, वो हैरान है, यही नहीं बता रहा। कब से कब तक के निकाल दे, बता तो सही, किस साल के, कैलेंडर ईयर, काउंटिंग ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, कौन सा लेना है, तो वो बता ही नहीं रहा। कहता ये क्या पता मुझे। अब देखो, तो तू बताएगा ही नहीं किस साल के प्रॉफिट निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें यही पता हो। ये तो वो बात होगी, डॉक्टर साहब को कहता है जी मेडिसिन दे दो, तो डॉक्टर पूछेगा नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या वो तो आप देखो। डॉक्टर को कह रहा है, कहता मैं आ गया हूं, बस आप देखो मुझे क्या प्रॉब्लम है, दवाई दो। वो डॉक्टर कहता है मैं डॉक्टर हूं, कोई बाबा नहीं जो नवज देख के आंखें बंद करके जान लूं तुझे क्या तकलीफ है, बता क्या तकलीफ है, फिर मैं मेडिसिन दूंगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन, जिसके लिए प्रॉफिट निकाले जाएंगे, अकाउंट बनाए जाएंगे। नॉर्मली ये पीरियड 12 मंथ्स का रहता है। तो ये कहता है होल लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट। नॉर्मली ये 12 मंथ्स का पीरियड होता है, और फॉर दैट पार्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। उस पार्ट के लिए आप अकाउंट बनाते हैं ताकि प्रॉफिट एंड लॉस आए और बैलेंस शीट क्लियर हो। तो पीरियोडिसिटी कहता है वैसे एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस निकालना है ना, एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। पहली बात तो जो ये ट्रेडिंग P&L से आप बना रहे हो ना, ट्रेडिंग P&L से जो प्रॉफिट आते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग P&L प्रॉफिट, ये बेस्ट एस्टिमेटेड होते हैं, एग्जैक्ट नहीं, बेस्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट होते हैं। एग्जैक्ट प्रॉफिट आपके बिजनेस के तब तक नहीं आते टिल द लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस, जब तक बिजनेस बंद ना हो। एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कांट बी कंप्यूटेड विदाउट या क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस। जब तक बिजनेस बंद नहीं कर देते तो आपको सही प्रॉफिट नहीं आ सकता कभी भी। कोई पूछे ना व्हाट्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस, आप कहते हैं कांट एक्सप्रेस दैट अमाउंट बिकॉज उसके लिए मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। देखना, बंदे ने जनवरी 15 में आपकी कैपिटल लगाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस 10 लाख रुपए, ओके ठीक है, 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई, ड्रॉइंग इन 5 ईयर, उसने 5 साल में 2 लाख रुपए निकाल दिया, और दिसंबर 2019 में 5 साल बाद बिजनेस क्लोज डाउन हो गया, बिजनेस क्लोज डाउन। उसने सारी असेट्स बेच दी, असेट्स सोल्ड, लायबिलिटी पेड, और उसके पास बैलेंस कितना बचा, बैलेंस अमाउंट बचा उसके पास मान लो 14 लाख। अब देखो, अब सही प्रॉफिट आएगा, अब बिल्कुल सही आएगा कि तूने 4 साल पहले 5 साल पहले 10 लगाया, 2 तूने निकाल लिए, तो तेरे पास कितना बचा 14 लाख। तो आप देख लो, क्लोजिंग कैपिटल तेरी पॉकेट में बची, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। यही करते हो आप पार्टनरशिप में भी। ओपनिंग कैपिटल में कोई और कैपिटल लगा दे, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ड्राइंग कम कर लेते हो, प्रॉफिट जोड़ते हो। तो 14 लाख रुपए इसके पास आए, ओपनिंग 10 लगाए थे, एडिशनल कुछ भी नहीं 2 निकाले थे, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना आ गया। आप देखो, इसका प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, देखना 14 लाख रुपए में 10 इसने ओपनिंग लगाए थे, माइनस हो गए, 2 ड्राइंग ऐड होगी, तो सही मायने में पूछो तो प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट ये है, एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना आ गया 6 लाख, 6 लाख। ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर है, प्रिसाइज प्रॉफिट है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट है 6। सही प्रॉफिट ऐसे आता है क्योंकि जो साल बाद आप P&L बना रहे हो कोई गारंटी नहीं वो एग्जैक्ट है। पता क्यों, आप डेप्रिसिएशन लगा के वैल्यू लिख रहे हो सेट की, 1 लाख सपोज 10,000 लगाया 90, तो 10,000 वैल्यू पक्का गिरी है
ये तो सेट बेच के ही पता लगेगा। मान लो 85 की बिके लाख वाली तो 15,000 रुपये वैल्यू गिर गई, क्या पता लाख वाली एक 92 में बिक जाए तो 8,000 रुपये ही लॉस है। आप अंदाजे से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, आप अंदाजे से बैड डेट्स का प्रोविजन बना रहे हो। एग्जैक्ट पोजीशन तो तब पता लगेगी जब डेटर से आ जाएगा, क्या पता ज़्यादा बैड डेट्स हो जाए, हो सकता है कम हो। बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन कभी कर रहे हो कभी नहीं, क्या पता 1 करोड़ की खरीदी, बेचने पे एक्चुअल पिक्चर पता लगेगी कितने मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब सारी सही पोजीशन तो पता लगेगी जब दुकान बंद कर दी जाएगी। बंद कर दी जाएगी, पैसे आ जाएंगे बेच बचा के, लाइबिलिटी चुका के, कितने बचे 14, 2 निकाल लिए फिर भी 14 पड़े हैं तो 10 लगाए थे। इसका मतलब बिल्कुल सही में 5 साल में हमने 6 लाख रुपए कमाया एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट ट्रेडिंग P&L से कभी नहीं आता, वो एक बेस्ट एस्टीमेट है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी मार्केट के अकॉर्डिंग एस्टीमेट से लिख रहे होते हो, तो बहुत कुछ एस्टीमेटेड है। एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग P&L से आ ही नहीं सकता, वो बेस्ट एस्टीमेटेड होता है। तो ये पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकालना हो तो देखो 2015 से लेके दिसंबर 19 5 साल गैप में निकला। पर कोई बिजनेस बंद करने का वेट करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड प्रॉफिट? नहीं, कि दुकान ही बंद करनी पड़े तो हर कोई कहेगा बेस्ट एस्टिमेटेड सही है। तो पूरी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। फॉर ईच पार्ट, नॉर्मली वो पार्ट 12 मंथ्स का होगा। फॉर ईच पार्ट यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट टू कंप्यूट बेस्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट यही कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड पीरियड फॉर विच अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। तो कौन से पीरियड वो मुझे बताएगा तो ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढूंगा। अगर उसने मुझे कहा 1 अप्रैल टू मार्च 20 तो मैं उसके लिए ढूंढ दूंगा। अगर वो कह रहा है जनवरी 19 से दिसंबर 19 के लिए बना दो सर, मैं उसके लिए बना दूंगा। अगर वो कह रहा है जुलाई 19 से जून 20 के लिए बना दो तो मैं उसके लिए बना दूंगा। नॉर्मली पीरियड 12 मंथ्स। इंडिया में नॉर्मली अकाउंट जो बनते हैं अप्रैल टू मार्च, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में जो काम कर रही हैं वो जनवरी टू दिसंबर बना रही हैं, ऐसा भी है। ओके, और आप चाहो तो अपनी नॉलेज के लिए, अपना P&L जानने के लिए बना रहे हो, कोई टैक्स नहीं कुछ नहीं, छोटा बिजनेस है तो आप जुलाई से जून भी देख सकते हो, आपकी मर्जी। किसी को अकाउंट दिखाने तो है ही नहीं आपने, छोटा बिजनेस है आपका, कोई इनकम टैक्स नहीं भरना कुछ, फिर तो वो अप्रैल टू मार्च ही बनाने पड़ेंगे। तो आप अपनी नॉलेज के लिए जैसे मर्जी 12 मंथ्स के बना लो। तो सामने वाला अकाउंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड पूछेगा, किस पीरियड के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जाननी है, देन आफ्टर वो एबल होगा अकाउंट बनाने के लिए। तो बिजनेस के प्रॉफिट ढूंढने हैं तो पूरी लाइफ को फ्रैक्शनल पार्ट में बांट दो, देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढो। तो आप चाहो तो 6 मंथ्स के, मान लो क्या प्रॉफिट एंड लॉस 6 मंथ्स के भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं, 9 मंथ्स, 5 मंथ्स। हाँ, सपोज क्या हुआ, एक पार्टनर एक्सपायर हो गया और उसके ढूंढते नहीं थे अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो बात अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते थे अपन उतने दिन का, उतने महीने का, लास्ट ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट्स वगैरह के बेस पे प्रोपोर्शनेट ढूंढ लेते थे। लेकिन कोई बिजनेस, मान लो राम और श्याम ने एक पार्टनरशिप शुरू की 8 मंथ्स बैक। अब उन्होंने मुझे कहा सर आप भी पार्टनर बन जाओ। मैंने कहा ठीक है, पहले बताओ 8 मंथ्स में क्या प्रॉफिट है। तो वो 8 मंथ्स के प्रॉफिट अपने अकाउंटेंट को कह के बना के दे सकते हैं कि लो सर ये है हमारी फाइनल पोजीशन। तो ऐसा हो सकता है, यानी पीरियड बताओ, अकाउंटेंट उतने पीरियड की सेल लेगा, परचेज लेगा, उतने पीरियड के एक्सपेंसेस लेके आपको उस स्पेसिफाइड पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस बता देगा। तो जब तक पीरियड ही नहीं बताओगे आप उसको, वही बात है डॉक्टर मेडिसिन कैसे देगा जब तक प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे। बिल्कुल ओके। तो ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है। ओके, अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? मर्केंटाइल पढ़ते हो ना, मर्केंटाइल बेसिस, या जिसे लोग बोल देते हैं अक्रूवल बेसिस, या जिसे बोल देते हैं ड्यू बेसिस। अकाउंट या तो इसके बेस पे बनते हैं या कैश बेसिस पे बनते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या दूसरा क्या हो गया अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप देखो अकाउंट कैसे बनते हैं, कैश बेसिस पे। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल्स मतलब सर्विस प्रोवाइडर, मान लो मैं अपनी बात करूं, हम कोई सामान तो बेचते नहीं, हम तो सर्विस देते हैं। डॉक्टर है सर्विस देता है, एडवोकेट सर्विस दे रहा है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं
प्रोफेशनल लोग, चाहे वोकेशन में कवर होने वाले लोग हैं, जैसे हेयर ड्रेसर हो गया और वो, तो ये लोग जो हैं इनको ऑप्शन है, ऑप्शन टू प्रिपेयर देयर अकाउंट ईदर ऑन कैश बेसिस, चाहे वो अपने अकाउंट कैश बेस पे बना ले या फिर किस बेस पे, और अक्रूवल बेसिस। क्योंकि इन्होंने सामान तो कोई बेचना नहीं, तो ये कहते हैं कि जो आया वो इनकम, जो दिया वो एक्सपेंस, हम तो कैश बेस पे बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड आइटम को नहीं लिखेंगे, हम तो कैश बेस पे अकाउंट बनाएंगे। बना सकते हैं प्रोफेशनल लोग, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो हमेशा ऐसे बनाएगा। बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं ऐसे। ऑल कंपनीज, जितनी भी इंडिया की कंपनीज हैं वो सारी अक्रूवल बेस पे अकाउंट बनाती हैं। इवन प्रोफेशनल, इवन सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज ऑल्सो, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज ऑल्सो, दे आर प्रिपेयरिंग अकाउंट ऑन अक्रूवल बेस। मेरा कहने का मतलब, मान लो एक कुरियर कंपनी है, पर कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइडर है, तब भी उसे अक्रूवल बेस पे ही अकाउंट बनाने, यानी मर्केंटाइल, यानी उधार को भी लिखो, आउटस्टैंडिंग अक्रूड को भी लिखो, क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखो, वो सारा कुछ जो है मतलब इसको देखना है। जबकि कैश बेस पे नहीं, अक्रूवल आउटस्टैंडिंग छोड़ो, जो दिया वो एक्सपेंस, जो आया वो इनकम। तो ये प्रोफेशनल लोगों को ऑप्शन है, मर्केंटाइल बेसिस वाला ऑप्शन अवेलेबल भी है, या तो उस पे बना ले या कैश बेस पे बना ले, इनके चल सकता है। जैसे मान लो मैं लोगों की ऑडिट करूं, 40 ऑडिट्स किए मैंने, मुझे 36 की फीस आई, तो मैं चाहूं अक्रूवल बेस पे अकाउंट बनाता हूं अगर, तो 40 की फीस इनकम में लिखूंगा, 36 की फीस कैश आ गई, 4 को मैं असेट में दिखा दूंगा, अक्रूवल ऑफ फीस, अक्रूड फीस। ऐसे स्टाफ को 11 मंथ की सैलरी दे दी, 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग लिख दूंगा, बाकी लाइबिलिटीज में। लेकिन मैं चाहूं तो कैश बेस पे अकाउंट बना लूं, बिकॉज आई एम प्रोफेशनल सी एज अ सीए। मैंने क्या किया, जो मैंने सैलरी दी 11 मंथ की 110, वो एक्सपेंस में डाल दी। जो 10,000 सैलरी नहीं दी वो खर्चा मत मानो, जब पे करेंगे तब एक्सपेंसेस मानेंगे। ये कौन सा सिस्टम है, कैश बेसिस। जो फीस नहीं आई, मैंने कहा जब आएगी तब देखेंगे, जितनी आई बस वो इनकम में दिखाई, दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये प्रोफेशनल लोगों के चल सकता है, बिजनेसमैन के नहीं। बिजनेसमैन के दिक्कत क्या आ सकती है, देखो अगर वो ट्रेडिंग एंड P&L बना रहा है और किस बेस पे बनाने की कोशिश कर रहा है, कैश बेसिस पे, वो अपना ट्रेडिंग P&L कैश बेसिस पे बनाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी देखना। मान लो उसने परचेज किया सामान 1000 kg 220 ईच, 20,000 का, 20,000 का कैश परचेज की है, ओके। अब इसने सेल कर दिया मान लो 800 kg एट द रेट 30 ईच, 24,000 का। पर ये बेचा कैसे है, ये क्रेडिट बेसिस पे सेल है, क्रेडिट सेल, उधार। तो आप तो अकाउंट कैश बेस पे बना रहे हैं ना, तो अक्रूवल होता तो उधार सेल भी लिखते डेटर को जो बेचा है माल, लेकिन आप कैश बेस पे बना रहे हैं, तो क्या यहां पे कोई सेल आएगी, कैश सेल आनी है यहां तो, या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जो पैसा आया बस उसको ही सेल मानेंगे, वो है ही नहीं मान लो, सारी उधार। अब आप स्टॉक लिखोगे, यहां पे स्टॉक आपका बच गया सारा ही 200 kg, क्योंकि 1000 में से आपने 800 बेच दिया उधार, 200 kg बचा है, 20 रुपए kg के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से 4,000। तो आप देखो यहां पे तो आपको क्या आ जाएगा, ग्रोस लॉस, ग्रोस लॉस आ जाएगा, ग्रोस लॉस। देखने वाला बड़ा हैरान है, कहता लाइफ में पहली बार ही ट्रेडिंग अकाउंट देखा ऐसा जिसके अंदर विदाउट सेल लॉस आ रहा है, कि बेचा कुछ भी नहीं, सेल जैश, और लॉस आ रहा है फिर भी 16,000। और बड़ी हैरानी की बात है, 1000 किलो माल 20 की परचेज थी, बेचा है नहीं, तो स्टॉक घटा क्यों, सामने वाला हैरान है। आप समझा समझा के थक गए भाई साहब, समझो हम कैश बेस पे अकाउंट बना रहे हैं, हमें कैश आए ही नहीं तो लिखें क्यों सेल में, जब आएगा तब लिखेंगे, इसलिए ऐसा लग रहा है। सामने वाला कहता है पर ये नहीं मुझे पता, वो कहता है मैं हैरान हूं कि माल गया कहां, अगर बिका नहीं तो गया कहां। आप फिर समझा रहे हो, गया है भाई साहब, पैसे नहीं आए,
वो नहीं समझेगा। क्या तो लॉस ऐसे ही आ गया बिना बेचे, आप समझाते रहना, वो समझेगा नहीं। अगले साल क्या दिक्कत होगी, नेक्स्ट ईयर मान लो फिर वही ट्रेडिंग एंड P&L बन रहा है, किस बेस पे, कैश बेसिस। ओपनिंग स्टॉक में कितना पैसा आया, 200 kg, 20 पर kg के अकॉर्डिंग 4000। मान लो नेक्स्ट ईयर अपनी परचेज कोई भी नहीं है, खरीदा नहीं, और हमें वो सेल कुछ नहीं है हमारी, बस कैश फ्रॉम डेटर आ गया, डेटर से कैश आ गया, वो पिछले वाला सारा कितना अपना 24,000 आ गया सारा, कोई सेल नहीं हुई, बस पिछले वाला माल जो था वो आज भी क्लोजिंग में दिखा रहे हो आप, कितना 200 kg 20 रुपए के हिसाब से 4,000, तो कितना प्रॉफिट दिखेगा आपको नेक्स्ट ईयर, 28। यहां ग्रोस प्रॉफिट कितना दिखेगा आपको, 24,000। लास्ट टाइम लॉस था 16 का, 24 का प्रॉफिट। नेट देखो तो 8,000 रुपए का प्रॉफिट बचा है, वो दिख रहा है 800 किलो 20 रुपए वाला 30 में बेचा है, तो 10 रुपीज पर kg के अकॉर्डिंग 8,000 रुपए का प्रॉफिट आया है। लेकिन देखने वाला अब हैरान है, कहता है यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम कौन सी काउंटिंग कर रहे हो, माल 200 किलो पड़ा है, जितना था वो पड़ा है, परचेज है नहीं, कि ये सेल कहां से कर दिया तुमने, 24,000 रुपए कहां से आ गए, माल तो तुम्हारा सारा पड़ा है। फिर आप समझाते हो भाई साहब सुनो बात ये है, पिछले आ गए, क्या पिछले आ गए होंगे, अब की सेल क्या है, आप उसे समझा नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी अजीब अकाउंटिंग कहीं नहीं देखी होगी। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर बिजनेसमैन कैश बेस पे अकाउंट बनाने लग जाए ना, तो ये दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी जो उसके अकाउंट को मीनिंगलेस कर देंगी। इसलिए बिजनेसमैन अकाउंट कैसे बनाता है, मर्केंटाइल, उधार सेल डाल देगा, 800 kg पैसे नहीं आए तो कोई बात नहीं, 200 फिर मीनिंग बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 यहां आएगा। सही चीज वही है मर्केंटाइल बिजनेसमैन के लिए। हाँ प्रोफेशनल मैं बात करूं, मैंने कौन सा परचेज डालनी है, स्टॉक डालना है, मैंने तो जो फीस आई ऑडिट की मैंने इनकम साइड में लिख ली, मेरे अकाउंट सही है, पिछले वाली फीस आई जब आई तब इनकम में लिख ली, क्या गलत होगा, क्योंकि परचेज स्टॉक कुछ भी तो नहीं है। तो प्रोफेशनल डॉक्टर है, जो पेशेंट पैसे दे गया उसने इनकम में डाल दिए, जो उधार कर गया डॉक्टर कहता है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से डॉक्टर इनकम में नहीं लिखता, अगर वो कैश बेस पे अकाउंट बनाए, उसके चल भी जाएगा, अकाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा। पर बिजनेसमैन की तो प्रॉब्लम मैंने बताई, वो कैश बेस पे नहीं बना सकता। तो मर्केंटाइल बेसिस के अंदर आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, उधार सेल, क्रेडिट परचेज सबको वेटेज दी जाती है, जब ट्रांजैक्शन अक्र हुई तब लिखा जाएगा। मान लो कैश बेसिस का एक एग्जांपल लूं, लो मैं कह रहा हूं ईयर 2018 में गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुए, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ईयर 19 में मैन्युफैक्चर गुड्स सोल्ड, बेचे, ऑन क्रेडिट, उधार बेचे। ईयर 20 में क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम डेटर अगेंस्ट गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेस पे 19 में माल बेचा, 18 में फैक्ट्री में बना और 20 में पैसे आए। तो ये सेल किस साल की है, रेवेन्यू सेल कह लो या रेवेन्यू कह लो, ये रेवेन्यू या सेल किस साल के ट्रेडिंग P&L में आएगा, 19, इन विच गुड्स हैज बीन सोल्ड। पैसे बाद में आएंगे, देखा जाएगा। डेटर कहां पड़ा रहेगा, बैलेंस शीट में। एंट्री क्या करोगे, डेटर द रिसीवर, डेटर काउंट डेबिट टू सेल, यही एंट्री करोगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रहा है, तो डेटर टू सेल इस साल में। अगर कैश बेस पे अकाउंट बनाते होते तो 20 में एंट्री करते, पर वो अकाउंट कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, इसलिए आप मर्केंटाइल को फॉलो करो। हाँ बिजनेसमैन हो तो, प्रोफेशनल हो तो आप बना सकते हो कैश बेस या अक्रूअल बेस भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो अक्रूअल कंसेप्ट क्या है और कैश बेस क्या है ये। पर अक्रूअल में सबसे पहले जो जरूरी चीज है, ये तो मीनिंग पता लग गया मर्केंटाइल या अक्रूअल क्या है। आप करते हो ना सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस काउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, इनकम अक्रूड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या पेड इन एडवांस, ये सब मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की चीजें हैं कि प्रीपेड अगले साल का अभी दे दिया, लेस करो और असेट्स में दिखाओ। पे कर दिया तो क्या इस साल का एक्सपेंस नहीं है। अगर आप कैश बेस पे चलते होते तो जितना पे कर दिया सारा का सारा एक्सपेंस में आता, वहां पे कोई प्रीपेड नाम की चीज ना होती। पर आपने हमेशा प्रीपेड दिखाया क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में अकाउंट बना रहे हैं बिजनेसमैन के लिए। चलो प्रोफेशनल के लिए अकाउंट्स की बात करेंगे। एक कंसेप्ट आता है मैचिंग। मैचिंग का मतलब आपको इनकम निकालनी है तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर लो तो इनकम आ जाएगी। दैट इज मैचिंग। मैचिंग का मतलब है कंपैरिजन, कंपेयरिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंस in order to find income for the period of the period। तो सबसे पहले आप पीरियोडिसिटी कंसेप्ट लगा लो। पहले आपको पीरियड, किस पीरियड की मैचिंग करनी है वो पता होना चाहिए। पीरियड नहीं डिसाइड करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस मैच कैसे करेगा। पहले आप पीरियड डिसाइड कर लो, मान लो 1920 डिसाइड कर लिया, फिर आप डिसाइड करो मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंट बनाना है या कैश बेसिस पे। मर्केंटाइल या कैश बेसिस डिसाइड करो। बिजनेसमैन है तो नो डाउट मर्केंटाइल करोगे, देन आफ्टर मैचिंग होगी। पहले यही नहीं पता उधार वाली चीजों को लिखें कि ना लिखें, पहले ये तो डिसाइड कर लो। प्रोफेशनल हो तो कैश बेसिस या मर्केंटाइल कोई भी लगा सकते हो। बिजनेसमैन हो तो बेस्ट मेथड मर्केंटाइल है, कैश बेसिस से अकाउंट मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू मैच द रेवेन्यू विद एक्सपेंस यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट पीरियोडिसिटी, सेकंड मर्केंटाइल बेसिस और कैश बेसिस। तो आप मैच करेंगे। रेवेन्यू का मतलब क्या है, सेल, दुकानदार हो तो सेल, प्रोफेशनल हो तो फीस या कोई कमीशन, प्रॉपर्टी डीलर हो या शेयर ट्रेडर हो, शेयर एजेंट ब्रोकर हो तो कमीशन की इनकम आती है आपको, वो रेवेन्यू है। मैरिज पैलेस है तो आपको क्या आता है, एडमिशन फीस, उसे एडमिशन फीस बोलते हैं। मैरिज पैलेस में फंक्शन के नाम से पैसे लेता है ना, एक दिन के लाख रुपए 50,000 रुपए, दैट इज एडमिशन फीस। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या ले रहा हूं, ट्यूशन फी, तो फी हो गई, सेल हो गई, इस तरह की रिसीट रेवेन्यू है। डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस और प्रोफेशन। भाई आपका रेवेन्यू क्या है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस करते हो या प्रोफेशन चलाते हो, उसके अकॉर्डिंग। अब एक्सपेंसेस का मतलब है अमाउंट पेड और पेबल, पेड और पेबल टू अर्न रेवेन्यू, टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या अपने आप आ जाएगा, उसको कमाने के लिए अमाउंट भी तो देना पड़ेगा। मैं अगर पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स को तो मुझे फीस आ रही है, वो रेवेन्यू, लेकिन इसको कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपनी लेबर टाइम के अलावा भी तो बहुत कुछ खर्च करना है। मान लो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, लैपटॉप, कैमरास, नेटवर्क चल रहा है, OBS सॉफ्टवेयर, VLC, LED लगी हुई है, सारी चीजें मिलके क्या है, आपको ये क्लास जो है लाइव दे रही है। प्लस स्टाफ है, 2 बंदे देखते रहते हैं सारा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, सारा सेटअप, कहीं पे कोई टेक्निकल एरर आ गया हो। फिर वो क्लासेस पोस्ट होती हैं, डाउनलोड करके रिकॉर्ड में रखी जाती हैं, कल को फिर उसका कॉपी भी फॉरवर्ड करना है। तो वो सारा स्टाफ है, बिल्डिंग है, बिजली पानी का बिल है और नोट्स मटेरियल का एक्सपेंस है। तो वो सब करेंगे तो रेवेन्यू आएगा, वरना रेवेन्यू नहीं आएगा। दुकानदार के लिए क्या है, रेवेन्यू सेल है, सेल करने से पहले परचेज भी करेगा, स्टाफ को सैलरी देगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई के बिल देगा। तो वो एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, कोई भी अमाउंट एक्सपेंडेड या पेड या पेबल टू अर्न रेवेन्यू। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस से क्या आ जाएगी, इनकम, प्रॉफिट, जो बिजनेस का। मैचिंग किससे होती है, मैचिंग के लिए आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं या बनाते हैं इनकम और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे। प्रोफेशनल लोग या क्लब वगैरह ये बनाते हैं, नॉर्मल प्रोफेशनल लोग या NPO वाले, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। अगर एक CA बनाएगा तो ट्रेडिंग तो करता ही नहीं ना, वो सेल परचेज, तो वो ट्रेडिंग नहीं बनाएगा, वो सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएगा। लेकिन जो बिजनेसमैन है या जो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, वो ट्रेडिंग P&L या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनेगा ये भी बात करेंगे हम जल्दी ही। चलो,
तो इनकम के लिए आपको कंपैरिजन करना है, मैच करना है, पर उसके लिए पीरियड डिसाइड कर लो और ड्यू बेसिस या कैश बेसिस पे अकाउंट बनाने हैं वो डिसाइड कर लो। देन ओनली यू विल बी एबल टू मैच द रेवेन्यू विद एक्सपेंस। तब तक मैचिंग नहीं हो सकती, कंपैरिजन नहीं हो सकता, आप प्रॉफिट नहीं ढूंढ सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, माइंड में मीनिंग सेट कर लो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके, थ्योरी के, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर दो, एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में सेट कर दो, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक, तो ये मैचिंग होगी इनकम एक्सपेंडिचर की। और वो अक्रूवल बेस, पीरियोडिसिटी, पहले पीरियड डिसाइड करो और अक्रूवल बेस या कैश बेसिस वो डिसाइड करो। देन ओनली यू विल बी एबल टू मैच द रेवेन्यू विद एक्सपेंस, वरना नहीं। ओके, तो ये कहता है। फिर अपने और कंसेप्ट हैं, गोइंग कंसर्न एटसेट्रा, हम उनकी बात करेंगे। ठीक।